चलिए बच्चों, अब स्टार्ट कर रहे हैं बीसीके चैप्टर नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, बीसीके में ज्यादा बड़े चैप्टर हमारे पास है ही नहीं, और 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 6 चैप्टर हैं, जिसमें थर्ड और सिक्स तो बेसिकली डेटा बेस्ड हैं या डेफिनेशन बेस्ड हैं। तो मेनली वो तो आपने पढ़ रखे हैं और उनको रीड ही करना है। आपको समझने हैं 4 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, बीसीके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बीसीके स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात की, बीसीके में कराया क्या जाता है। बीसीके स्टैंड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अपनी जीविका कमाते हो, या फिर कमर्शियल नॉलेज। कमर्शियल नॉलेज का मतलब नॉलेज रिलेटेड टू बिजनेस। देखिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है बीसीके पढ़ना, क्योंकि हर जगह, खासकर इंडिया में, कोई भी आदमी कुछ भी काम करने से पहले अपने सीए से सलाह लेता है। तो अगर सीए को ही बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं, तो वो क्लाइंट को कैसे नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए बीसीके आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखिए, बीसीके में सर सबसे पहला टॉपिक आता है डोमेन ऑफ बीसीके। बीसीके में क्या क्या कवर किया जाता है। सर बीसीके में सारी तरह की एक्टिविटीज कवर होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एटसेट्रा। इसमें सभी तरह के स्टेक होल्डर पता है क्या होते हैं? जो भी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, जिनका आपके बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। स्टेक होल्डर इज ए वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर। इसमें कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर, बायर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर सब कवर होते हैं। हर तरह के स्केल, चाहे आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है, वेरी स्मॉल का है, लार्ज का है, मीडियम का है, हर तरह की ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, पार्टनरशिप, ये सारी सभी तरह के मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, राइट। आपका फोकस किस पर है? कस्टमर फोकस है, सर्विस फोकस है, प्रॉफिट है, इंडस्ट्री है, ज्योग्राफिकल, लोकल एरिया, रीजनल एरिया, नेशनल, इंटरनेशनल, और सारी तरह के मोड। देखिए, मोड आजकल बदल चुके हैं। पहले सिर्फ ट्रेडिशनल मोड हुआ करते थे, अब क्या हो चुके हैं? ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले, वो भी सब कवर होते हैं। मतलब कहने का है कि बिजनेस के वर्टिकल, बिजनेस के टाइप, बिजनेस की नेचर किसी भी तरह की क्यों ना हो, सभी की सभी बीसीके में कवर करवाई जाती है। क्लियर है बात? फीचर्स क्या है बीसीके की बच्चों? 3 बातें जो बीसीके को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। पहला, बीसीके वास्ट है। वास्ट का मतलब बहुत गहराई में है, बहुत ज्यादा गहराई में है। देखिए, अगर हर व्यक्ति को बिजनेस बीसीके, बिजनेस एनवायरनमेंट समझ आए, या हर एक को स्टडी कर पाए, तो क्या कभी बिजनेस में लॉस होंगे? नहीं, मगर होते हैं ना। इसके मतलब गहराई ज्यादा है। सेकेंडली, इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिसमें कुछ चीजें बाकी सब्जेक्ट से ली जाती हैं। आपको याद होगा आईसीए के एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको, हमारी बुक में भी है। बुल और बियर एनिमल सोशियोलॉजी से ली गए। देन 2 और थे, स्ट्रेटजी, मिलिट्री साइंस से लिया गया। पहला, दूसरे दुश्मन पर हमला कैसे करने की प्लानिंग, स्ट्रेटजी थी। अब बिजनेस चलाने की प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटजी। लॉजिस्टिक्स, ट्रूप्स को, सेना को इधर से उधर लेके जाना, सामान इधर से ले आना। अब बिजनेस का सामान इधर से उधर लेकर जाना। आप लॉजिस्टिक को वैसे बच्चे लोकल भाषा में कुरियर या ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो क्या होता है? लॉजिस्टिक्स, राइट। एंड लास्ट, बीसीके इज एवर एक्सपेंडेड, जो हमेशा एक्सपेंड होती रहे। मतलब कहता है आपने आज पढ़ ली तो वो खत्म नहीं हुई, कल उसमें कुछ और आ जाएगा। आपने कल पढ़ ली, उसमें कुछ और आ जाएगा। जैसे स्केल ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, नेचर ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, तो बीसीके एक्सपेंड ही होता जा रहा है। आप मतलब कहते ना कि इन्फिनिटी कह सकते हो आप, किसी चीज का अंत नहीं है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 फीचर हैं जो बीसीके को काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग नहीं पढ़ पाते इन चीजों को रियलिटी में, लाइफ में, उनके लिए ये तीनों समस्याएं भी लेकर आती हैं अपने आप में, राइट। तो दिस इज बीसीके। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर की शुरुआत यहां से हो रही है वैसे देखा जाए, क्योंकि हमने एक्टिविटीज के बारे में बात करना है। तो एक्टिविटी बच्चों, हम जो लाइफ में काम करते हैं, 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए, जिसका मोटिव प्रॉफिट होता है या मॉनेटरी गेन होता है, और इससे प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक अप्रोच। कौन सी? ये हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। एक आदमी जब कमाता है तो वो कमाकर देश की तरक्की में भी योगदान देता है, देश की इनकम में भी योगदान देता है। मगर हर एक व्यक्ति कुछ काम ऐसे करता है जहां पर उसका मुद्दा प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। वो सोसाइटी को सर्व करना चाहता है,
एक हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन के लिए। कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती, इसको आइडियलिस्टिक अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि हमें सही क्या करना चाहिए, और ये आपके मन में आपकी शांति, आपको शांति देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, संतुष्टि देती है, मगर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करती। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि हम बीसीके में इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनकम कमा नहीं दे, और अब बीइंग ए सीए हम नॉन इकोनॉमिक की बात ही क्यों करेंगे ना। तो ये जस्ट समझने के लिए है कि नॉन इकोनॉमिक क्या है और इकोनॉमिक क्या है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी सारी बहुत अच्छी फीचर लेकर चलती है। इसके पीछे बेटे आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे एक बारी, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन की। देखिए, पहला इनकम जनरेटिंग। बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या करते हो? आप गुड्स बेचते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यानी कि आप क्या जनरेट करते हो? इनकम। ये ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है? बिल्कुल करती है। कस्टमर के लिए गुड्स बनाकर, सर्विसेज बनाकर। देखिए, आपको क्या चाहिए? आप कस्टमर हो, आप किस चीज की डिमांड करते हो? दो ही चीजों की, या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन देता है? बिजनेस। बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो अलग बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ए वाइडर टर्म देन बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन भी कवर होंगे। प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव का मतलब कुछ यूजफुल बनाती है। देखिए, गुड सर्विसेज ऐसे थोड़ी कि बन गए, कोई काम के नहीं है। हर एक गुड्स या सर्विसेज आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं, आपके लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके से काम करती हैं, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड यानी कि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। देन वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ का मतलब हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाते हैं और हमारे पास पैसा इकट्ठा होता रहता है। देन फैक्टर इनपुट एंड इनकम, ये सेम बात प्रोडक्शन में बताई गई थी। सोसाइटी आपको 4 फैक्टर देती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप उसके बदले फैक्टर पेमेंट करते हो। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, ये 2 बार इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में और प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। पहले सेविंग होती है, फिर उसका मोबिलाइजेशन होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लास्ट, डेवलपमेंट एक्टिविटी। बच्चों, लोग कहते हैं सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मेरा सोशल डेवलपमेंट हो, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, फैसिलिटीज, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े थिएटर, सब कुछ होना चाहिए ना जीवन में। वो कहां से होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू द सोशल डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली डेवलप नहीं है तो आप सोशली डेवलप नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये किस चीज की फ्यूचर है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जीवन में इकोनॉमिक एक्टिविटी करना कितना ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की। किसकी? हमारे यहां पर ना बिजनेस के 4 व्यू दे रखे हैं, 4 तरीके से हम बिजनेस को समझते हैं, और लास्ट में चारों को मर्ज कर देते हैं। पहला क्या है? वर्क व्यू, कि कुछ करना है। ये देखो, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर आराम से बैठता है, जब उसको भूख लगती है शिकार करने जाता है। इंसान क्या करता है? इंसान रोज सुबह उठता है, तैयार होता है और काम पे जाता है। यही फर्क है ना। तो बिजी रखना बड़ा जरूरी है बेटे, आवाज ना है किसी की। वर्क व्यू, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कहता है अपने आप को बिजी रखना क्या है? बिजनेस। एंटिटी व्यू, कह रहा है उसके लिए कोई एंटिटी होनी चाहिए, मतलब कोई काइंड ऑफ फर्म बनाओ ना, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी कुछ बनाओ। थर्ड कहता है उसमें कुछ एक्टिविटी करो। यार काम तो करोगे ना, होलसेल का, रिटेल का, सर्विस का, कुछ करना पड़ेगा। और उसके अंदर कोई प्रोसेस हो, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कर लो या ट्रेडिंग कर लो, सामान खरीद के बेच लो। तो 4 व्यू मिलकर बिजनेस बनाते हैं कि वर्क व्यू होना चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके अंदर कोई प्रोसेस होनी चाहिए। शॉर्ट में बोला जाए तो सुबह से शाम तक आदमी जो अपने आप को बिजी रखता है अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस। बट इसकी एक्सेप्शन है, आदमी कई बार अपने आप को प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में बिजी रखता है। आपकी बुक में ना, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक ना बहुत अच्छी टेबल है, नोटबुक में भी नोट की होगी आपने, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। पढ़ रखा है सबने? उसको दोबारा पढ़ लेना, मीनिंग बताया दो। देखो, बिजनेस होता है कुछ भी सर्विस या प्रोडक्ट, सेल परचेज, राइट। प्रोफेशन होता है जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप कहीं से कहीं से कोर्स पास करते हैं, जैसे आप सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, सीएस बन गए, आप कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हो और एम्प्लॉयमेंट में दूसरे के लिए नौकरी करते हो। रही बात क्वालिफिकेशन की, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन मान लो सीए की प्रैक्टिस करें तो सीए की क्वालिफिकेशन, मेडिकल प्रैक्टिस करें तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन,
एम्प्लॉयमेंट में जो मालिक बताएगा उसको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। सीए वगैरह में प्रोफेशन में रूल्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट देते हैं, यू नो। बिजनेस में कोई रूल नहीं होता, अपनी मर्जी से काम होता है, मगर एम्प्लॉयमेंट में किसके रूल होते हैं? एम्प्लॉयर के। ऐसे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड, बिजनेस में प्रॉफिट है रिवॉर्ड, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी है रिवॉर्ड, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी है रिवॉर्ड, यू नो। आपका टारगेट क्या है? आपका वो क्या बिजनेस का टारगेट है? प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को खुश करना। प्रोफेशन का मेन काम है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ताकि पैसे कमा सके, और एम्प्लॉयर का काम है जो एम्प्लॉय का काम है जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो हम करेंगे, सिंपल। ये जो डिफरेंस दे रखे हैं, देखिए डिफरेंस तो पेपर में आ ही सकता ना, बट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ लेना, चाहे आपकी नोटबुक में चाहे आपकी बुक में। सिर्फ वो एक ही जगह है जहां पे प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट बताया गया है, अदरवाइज पूरे चैप्टर में सिर्फ किसकी बात की गई है? बिजनेस की। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक ना हम शुरू से पढ़ाते आए और बच्चे पढ़ते हैं, लोग ना यही समझते हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। ऑल्दो वो ऑब्जेक्टिव है, मगर वो प्राइमा फेसी फर्स्ट नहीं है। उससे पहले कई चीजें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला सर्वाइवल। जब आप बिजनेस करते हो तो पहला टारगेट होता है अपने आप बचाव करना, जिंदा रखना अपने आप को। बच्चों के तभी तो प्रॉफिट कमाओगे, तो पहले अपने आप को सर्वाइव करो, बच जाओ बाकियों से। फिर स्टेबिलिटी लाओ, उतार चढ़ाव रुक जाए वहां पर, एक मिनिमम पोजीशन पर आना है। फिर जब आप मिनिमम पोजीशन पे आ गए, अब आपको चाहिए ग्रोथ, अब पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है। एंड ग्रोथ के साथ साथ चलती है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। देखिए दोनों बातें इंटरचेंज है। आप ग्रोथ करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, और आप एफिशिएंसी अच्छी करोगे तो आपकी ग्रोथ अपने आप अच्छी होगी। अब जब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, आप एफिशिएंट हो गए, आप ग्रोथ करो, अब आपका मुद्दा होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाने का। तो प्रॉफिट कमाने के बाद अदर फैक्टर आ जाएंगे, जैसे एम्प्लॉयज को खुश रखो, कस्टमर को खुश रखो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूशन ना फैलाओ, सरकार को टैक्स जमा करो, टैक्स चोरी ना करो, अदर्स में आ जाएंगे वो सारे। तो प्रॉफिट है, बट मेरा प्रॉफिट पांचवा ऑब्जेक्ट है, कौन सा? 5th नंबर का। उससे पहले मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। क्लियर है बात? और मैंने भी आपको अदर्स बताया, खाली अपने बारे में नहीं सोचना। अगला टॉपिक भी वही है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन, या तो 3 P's या 3BL। कह रहा है आज के जमाने में खाली पैसे कमाना बिजनेस का टारगेट नहीं होना चाहिए, हमें बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है। अगर पीस की फॉर्म में बोले तो पीपल, सोसाइटी, जो लोग आसपास हैं, इसमें आपके एम्प्लॉयज भी कवर होते हैं, कस्टमर भी और आम जनता भी। प्लेनेट, आपका वातावरण, आपकी सृष्टि पूरी ना, दुनिया, पोल्यूशन ना करें। कितनी तरह के पोल्यूशन करते हैं हम? एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और लास्ट में प्रॉफिट भी कमाना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जनता की सेवा करो, अगर एक बिजनेस जनता की प्योरली सेवा करेगा, कुछ और नहीं करेगा, तो वो खाना कहां से खाएगा ना। और इन्हीं को अगर बॉटम लाइन में कन्वर्ट कर दें, पीपल को बोलते हैं सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, प्लेनेट को बोलते हैं एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, और प्रॉफिट को बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटम लाइन। तो मतलब कि कहने का भाव ये है कि प्रॉफिट के साथ साथ आपने पीपल और प्लेनेट का भी ध्यान रखना है। क्लियर है बात? चलिए, अगर मैं बोलूं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, अगर मैं देखूं तो, जहां पे हम फर्म्स को बांट रहे हैं और फिर हम सबकी बात करेंगे। देखिए ये फॉर्म्स नहीं है, फर्म्स है। 2 तरह की होती हैं, अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस कह सकते हो। फॉर्म ऑफ बिजनेस है कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट आपने लॉ में पढ़ा है, हमारे इंडिया में 2 तरह की कॉर्पोरेट बॉडीज होती है ना, कौन कौन सी? कंपनी और LLP। नॉन कॉर्पोरेट बड़ी सारी है, बट मेनली 3 होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF और पार्टनरशिप। सबसे पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बच्चों? जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है, वही ओनर होता है, वही इन्वेस्टर होता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है। इसके लिए कोई खास रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मान लो आपके ऊपर नॉर्मल GST लगता तो GST नंबर ले लो। देखो GST भी सब पे नहीं लगता। मान लो आप लोकल सेल करते हो, 40 लाख से कम की तरह, तो GST भी नहीं चाहिए। आप लेना चाहो GST ले सकते हो, इनकम टैक्स ले लो, पैन जो लेना है आपको, MSME, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाला, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, कंपनी का करवाना कंपलसरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यू नो, इसमें फायदा क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग खुद है, ऑपरेशन खुद क्या है। मान लो आज आपका दुकान पे जाने का मन नहीं, ना जाओ, है ना, ये नौकरी थोड़ी है या पार्टनरशिप थोड़ी है कि बाकी पार्टनर नाराज हो जाएंगे, शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, हमारा डायरेक्टर तो ऑफिस आता ही नहीं है,
खुद का काम है, करो या ना करो। इसमें समस्या क्या है सक्सेशन की, किसकी? कि देखो सक्सेशन दुनिया में दो तरीके से होती है, तो विल से या इनहेरिटेंस से। विल का मतलब है एक आदमी जब अपनी वसीयत लिख के जाता है कि मेरे बाद मेरे बिजनेस का, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। और इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी बच्चों को और बीवी बच्चों को मिलती है, राइट, इस तरीके से। अब प्रोप्राइटरशिप में आगे बच्चे वो लोग काम करें ना करें ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि मान लो बच्चा जॉब कर रहा है, एक आदमी उसका है कि बच्चा वो जॉब कर रहा है और उस आदमी की डेथ होगी तो उसकी दुकान या फैक्ट्री तो क्या होगी, अब क्लोज होगी। आप जबकि कंपनी में पढ़ते हो, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो ये इसके नुकसान है। और क्या नुकसान है इसके? एक आदमी का कितने फंड्स होंगे, समस्या है ना पूलिंग ऑफ फंड्स की, एक्सपर्टीज की समस्या है। अच्छा, प्रॉफिट खाली आपका तो रिस्क भी किसका? लायबिलिटी अनलिमिटेड। अगर मैं बोलूं प्रोप्राइटरशिप की सबसे डेंजरस फीचर है तो वो क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये दे रखा है, देखो सारा दे रखा है, ऐसे नहीं मेरिट्स पढ़ लो। ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से काम करो, खुद के बॉस आप खुद हो, ओनर विजिबल है, पता है हमें कौन है, फुल कंट्रोल है। अच्छा, सीक्रेट्स है, आपकी दुकान की फैक्ट्री का सीक्रेट किसी के पास नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं शेयर करने और किसी से कुछ नहीं पूछना, भाई साहब डिसीजन मेकिंग फास्ट है। बट नुकसान क्या? आप कैपिटल के सोल प्रोवाइडर हो, अकेले कैपिटल कितनी लगा लोगे, रिस्क बीरर भी आप अकेले हो, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, गोइंग कंसर्न का फेट, आपके बच्चे काम करें ना करें, और अकेले बंदे में लिमिटेड स्किल्स होती है मैनेजमेंट की, और रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? लिमिटेड। तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, सारी फॉर्म्स में ना फायदे भी हैं और नुकसान भी है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बेटे? HUF सुना कभी? यार अब तो बोलो हाँ सुना, चैप्टर करा चुका है तो रिवीजन करा रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, हिंदू बिजनेस, इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, एंड व्हेन आई एम सेइंग हिंदू लॉ, इट कवर हिंदू, जैन, सिख, पारसी एंड बुद्धिस्ट, सारे कवर होते हैं। 3 जनरेशन मिलकर काम करती हैं इसमें बिजनेस। जनरली जो सीनियर मोस्ट होता है वो पावरफुल होता है, उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और बाकी सभी को बोलते हैं अदर मेंबर को को पार्टनर। क्या बोलते हैं? इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप इसके मेंबर बन जाते हो पैदा होते ही। आप मेंबर, याद रखना ये ना, पेपर में एक बार मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, आप मेंबर बनते हो, ओनर नहीं बनते। वहां पे बच्चों ने यस कर रखा था, और बाय बर्थ बनते हो आप। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पेपर में जो क्वेश्चन मॉडिफाई करता है कि क्या एग्रीमेंट करना पड़ता है, एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता। एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है, एग्रीमेंट कंपनी में होता है, यहां पर नहीं होता। इसकी भी कुछ फीचर्स है मेरिट्स में, डीमेरिट्स में। मेरिट्स क्या है देखो, मेंबरशिप बाय बर्थ है, फैमिली पूल ऑफ, सारा पैसा घर का है तो मजे से काम करो, सोशल कैपिटल है, मतलब एक दूसरे पे विश्वास बन जाता है, और डिसीजन मेकिंग क्या है? देखो आपको कोई घर में भी तो मेंबर हैं, बट आप एक बात, अपने घर में डिसीजन लेना आसान है या और बाहर के 5-6 लोगों का? घर का आसान है ना, कहीं तो आप अग्री कर जाओगे। बट नुकसान क्या है? कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि कर्ता अपनी पोजीशन का क्या कर सकता है? मिसयूज। सेकेंडली, फेट ऑफ गोइंग कंसर्न, बेटे ये तो चल रहा है आजकल, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आपने कहा एक बच्चा बाय मेंबरशिप, बाय बर्थ मेंबरशिप ले लेगा, ठीक है, वो बच्चा करे मेरे को काम नहीं करना आपके साथ, तो क्या अब कब तक 3 जनरेशन काम करेंगी ना? क्या पता आपकी आने वाली जनरेशन इंटरेस्टेड ही ना हो, वो बंद हो जाएगी एक दिन। और मेंबरशिप बाय बर्थ है, ये गलत भी है, फायदा भी और नुकसान भी। मान लो जो आपका खुद का बच्चा डिजर्विंग ही ना हो, वो तो मेंबर बन गया ना। मतलब एक बच्चा जो कि डिजर्विंग नहीं है, वो उसको पैदा हुआ करे सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो गया, वो तो चांदी का चम्मच लेके, तो ये गलत भी हो सकता है। बच्चा डिजर्विंग है तो देखो अलग बात है, अदरवाइज तो गलत हो गया। एंड लास्ट वे मिस यूज ऑफ पावर ऑफ करता। क्लियर बात यहां तक? वैसे यहां पर एक टॉपिक लिखा नहीं है, मैं आपको याद, हमारे यहां पर वैसे देखो HUF डाउनफॉल में काफी सालों में बहुत कम HUF है। मतलब मेरे पास खुद के क्लाइंट्स हैं 5-6 HUF के, लेकिन मैंने अपने 13 साल के करियर में एक भी HUF नहीं बनाई, क्योंकि किसी क्लाइंट ने बनवाई नहीं। जो 5-6 ऑलरेडी पहले की बनी हुई थी, उसमें से भी 1-2 बंद हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह की HUF होती हैं, दया भागा और मिताक्षरा। पढ़ रखा किसी ने? 2 तरह की होती हैं, दया भागा और मिताक्षरा, नाम है, टाइप है, दया भागा एंड, मैं नाम लिख देता हूं, सुनिए कभी किसी ने? किसने सुनी है? लिख लो बेटे, दया भागा एंड मिताक्षरा, सुना है भाई कभी? किसको आता है बताओ, हाथ खड़ा करो। क्या होता है इन दोनों में फर्क? यस बेटे, क्या फर्क है इन दोनों में? किसी को पता है? यस अमन, पता है फर्क? हाँ, अब मैं चलो आपको ना हिंट देता हूं, होमवर्क देता हूं, होमवर्क। इनमें से एक
असम और वेस्ट बंगाल में चलती है और बाकी पूरे इंडिया में। अब वो कौन सी चलती है आप ढूंढ के आएंगे, गूगल करने की जरूरत नहीं है, पहले बता दो अभी। मैं तो जवाब दूंगा ही नहीं आज। ये क्वेश्चन जैकपॉट क्वेश्चन है, इसका जवाब कल मिलेगा, आपने ढूंढना है। मैं बता रहा हूं दोनों में से एक जो है वो चलती है वेस्ट बंगाल और असम में, और बाकी चलती है रेस्ट ऑफ इंडिया में। अब वो ढूंढ के आना आप कौन सी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया एक बार आया था, याद रखना। अब एक बोल दो मिताक्षरा, आधे बोल दो मैं, फिर क्या मतलब है, खत्म। चलिए पार्टनरशिप, वापिस आ जाए बच्चे, वापिस आ जाए, कुछ काम होमवर्क के लिए भी ले लिया करो। वैसे पार्टनरशिप लॉ में दोबारा पढ़ेंगे, बट मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे टेस्ट तो लेना ना इसका, तो बच्चे के टेस्ट भी हम लॉ में दे देंगे, है ना। नहीं, पार्टनरशिप बच्चों वही डेफिनेशन जो लॉ में पढ़ते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Prima facie test क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कंक्लूसिव टेस्ट क्या है, फीचर वही है बच्चे, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी। मेरिट्स बताओ, प्रॉपर एग्रीमेंट है, टू और मोर पर्सन है, पूलिंग ऑफ रिसोर्स हो गया, एक्सपर्टीज होगी, प्रॉफिट शेयर होंगे और म्यूचुअल एजेंसी होगी। नुकसान क्या, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब एक की भी नहीं, सबकी। सेकेंडली फेट ऑफ, ये देखो इसमें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फिर भी ना एक आदमी मर गया उसके बच्चों को मिल जाएगी प्रॉपर्टी, इसमें नहीं होता। इसमें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है, बिजनेस कंटिन्यू करता है। आपको याद हो पार्टनरशिप कहती है कि अगर किसी के बच्चे को भी पार्टनर बनाना तो अपने आप नहीं बनेगा, सबकी कंसर्न चाहिए ना, सबकी कंसेंट चाहिए आपको। तो जनरली हम लोग तो पैसे देके निकाल देते हैं ना उसको, तो बंद हो जाती है एक दिन ये। और सक्सेशन वही सेम सक्सेशन। और इसमें एक और फीचर बताना चाहूंगा, जो एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट कंपलसरी है, रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है ना, तो ओरल एग्रीमेंट डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता नहीं कर सकता। आपको लगता है आदमी की जबान की कोई वैल्यू है, आदमी की जबान की तभी तक वैल्यू है जब तक वो मुकर ना, जिस दिन वो मुकर के कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो नुकसान है इसके। और पार्टनरशिप में एक और नुकसान, जब इतने सारे लोग मिल जाते हैं अलग अलग विचारों के साथ, तो झगड़े भी होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स। क्लियर बात। तो पार्टनरशिप में ना भैया समस्या आई अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेकर, इसलिए हमने क्या बनाई, एलएलपी। एलएलपी क्या है बच्चे, एलएलपी इज जस्ट द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। मतलब ये एक फर्म ही है बट विद ए लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों के बीच का है। और कंपनी की बात मैं करूं बेटे, कंपनीज एक्ट 2013 बड़ी सारी कंपनीज देता है आपको ना। कंपनी की डेफिनेशन तो यही दे रखी है वहां पर, अगर याद हो आपको, कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये सारी बातें। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, इवन दुनिया में बात करूं मैं, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। आपको अगर मैं देखूं ना, बड़े बड़े टेंडर्स देखो, बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट देखो, ज्यादातर किसको मिलते हैं, कंपनीज को। और कंपनी कई तरह की होती है बच्चे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, फॉरेन कंपनी, बहुत सारी, प्रोड्यूसर कंपनी, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। फीचर देखिए, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैन सी एंड कैन बी स्यूड, एंड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ये कुछ बातें देखो, कुछ बातें जो है आपने लॉ में पढ़ी होंगी, कुछ बातें बुक में से हैं। अच्छा, लॉ का क्वेश्चन भी यहां पे आ सकता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 200, पब्लिक में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में कितने मेंबर, ये कहां पे लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में। आपकी ना बुक में हमने वो दिया आपको, डिफरेंस दे रखे हैं कुछ, और नोटबुक में भी आपके डिफरेंस, एलएलपी और कंपनी का, कंपनी और पार्टनरशिप का, ये सारे। अगर आपको इको में ना मिले, लॉ में मिले, लॉ से पढ़ लेना। कहां से पढ़ लेना, लॉ से, क्योंकि इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। देखो हमारा कोर्स भी तो इंटरडिसिप्लिनरी है ना। आपको कि मैंने तो बीसीके में पढ़ा नहीं पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में, लॉ में तो पढ़ा होगा ना, समझ बात को। तो इंस्टीट्यूट कहता है चारों सब्जेक्ट में आपको चारों की नॉलेज होनी चाहिए। एक का क्वेश्चन कहीं और भी पूछा, ये पार्टनरशिप की सेम थ्योरी जो लॉ वाली है, ये अकाउंट में भी तो पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जा सकती, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं ना कि बीसीके में मैं पर्सनली समझूं तो सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही है, फर्स्ट चैप्टर। इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर भी है, थर्ड और सिक्स को छोड़ दो, डेटा वाले को, तो नॉर्मल थ्योरी में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। क्लियर बात यहां तक, डन है बच्चे, हो पाएगा। देखिए जिन बच्चों को लगता है कि सर हम इको में 60-70 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, 50 के आसपास हैं, तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है।
इसका स्कोप इतना है कि इसमें आप 90% 100% तक पहुंच सकते हो। मैंने पहले रेगुलर क्लास में ही बताया, ये 40% की स्कोरिंग रखता है। कितनी रखता है? मगर ये एफर्ट 20 से भी कम के रखता है। इको 60 नंबर के लिए 80 से ऊपर एफर्ट कराती है, ये 40 के लिए 20 से कम एफर्ट कराता है। तो आपका बाय चांस, देखो इको को तो स्ट्रॉन्ग करो, मगर फिर भी इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, कि इको में 2 4 5 10 नंबर की कमी पेशी रहेगी, कौन पूरी कर देगा? बीसी के कर देगा, ट्रस्ट मी। बट हमारी समस्या क्या है? बताओ क्या समस्या है? कि हम बीसीके को, देखो हमारे को ना ज्यादा आसान चीजें ना ज्यादा लाइटली लगती हैं, हम उसको अंतिम समय के लिए छोड़ते हैं, और अंतिम समय में कुछ नहीं होता, याद रखना। इसको पक्का करके अभी रखना पड़ेगा। आप सोचो आपको मैं बीसीके में से 40 नंबर ले आऊंगा, तो बेटे 35 नंबर तो ऐसे ही आ गए, ये नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। और अगर वो इको वाले पोर्शन में 60 में से 35 ले, वो 70 पहुंच सकता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो अपने आप को समझता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, वो तो 90 तक कवर कर सकता है नंबर इको के अंदर। समझ रहे बात को? संपदा बेटे मेरे से पूछ ले, नहीं तो 2 मिनट चुप तो रह जा। समझ रहे बात को? तो बीसीके आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकता है, ध्यान रखना। और इनमें खाली इको को नहीं सपोर्ट करेगा, ये बाकी सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करेगा। क्लियर है बात? समझ रहे हो? और इको और बीसीके में ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग 40% चाहिए, इकट्ठे चाहिए 50%, जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे अगर तो। क्लियर है बात? तो इसको गलती से भी इग्नोर ना करना। बीसीके की इज्जत इको से भी ज्यादा होनी चाहिए। और आप लोगों का आखिरी अटेम्प्ट है जिसमें बीसीके है, उसके बाद तो जा रहा है बाय बाय, फेयरवेल देने वाले हैं इसको हम फेयरवेल देने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसको अच्छे से करो, क्योंकि जाते जाते कहीं तुम इसकी इज्जत ना करो और ये विकराल रूप ले ले। और आज तक तो बीसीके मुश्किल नहीं है, पता चला तुम्हारे टाइम में सबसे मुश्किल आ गया। और आखिरी बार उधर एक बंदा जाते थे पंगे लेता करे, इसके बाद तो मैंने मिलना नहीं, क्या उखाड़ लोगे मेरा, है ना? आपका एक दोस्त है जिससे आपका झगड़ा होता है, मैं स्कूल में था, मेरे एक दोस्त से झगड़ा हो गया, सैटरडे का दिन था, मैंने कहा इसको आज तो पीट के जाऊंगा, क्योंकि फिर तो मंडे मिलेगा ना। तो मैं जाते थे ना, मैं इतना शराबी, मैं यूकेजी में था उस समय, उस समय एलकेजी यूकेजी अलग अलग होती थी, अब तो जूनियर सीनियर बोलते हैं ना। तो ना वो एक ज्योमेट्री लेके आया अपने बड़े भाई की, यू नो, तो उसमें कंपास होती थी, मैं उसके मुंह पे कंपास मार के आ गया शनिवार को। फिर मैं मंडे मिला, वो मंडे वो यहाँ पे बैंडेज लगा के घूम रहा था। मैं क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? वो अलग बात है, मेरे को लगा था वो झगड़ा करेगा, वो खौफ आ गया, उसने मंडे को मेरे से झगड़ा नहीं किया, ठीक है ना? फिर मैं उससे जब झगड़ा हो ना, तो मैं कहा तेरी ज्योमेट्री से सामान निकाल के तेरे को लगाऊंगा, देखियो। तो जाते आदमी पंगे ले सकता है, तो आप नहीं लेने इससे पंगे ना। बीसीके को क्या देनी है? फुल रिस्पेक्ट। क्या देनी है? फुल रिस्पेक्ट। क्लियर बात यहां तक? जल्दी से बताएं। फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब फर्स्ट के बाद कौन सा चैप्टर आएगा बच्चे? अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है तो सेकंड चैप्टर दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है। मतलब बीसीके का जो चैप्टर का सीक्वेंस है ना, फिर भी बात थर्ड और सिक्स को छोड़ दो। फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट, फोर्थ वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंस वाइज है, आप सिंपल तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। देखना चैप्टर का नाम क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? अच्छा पहले ईमानदार से बताओ किस किस को आता है चैप्टर है? हाथ खड़ा करो। किस किस को बेटे चैप्टर आता है? क्या बात, नहीं आता चैप्टर? तो हाथ खड़ा करो जिस जिसको आता है भाई, दिखना चाहिए हाथ। चलो नहीं आता, फिर ऐसे हाथ यहां क्यों रखो, ऐसे करो, ऐसे। चलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चे। एनवायरनमेंट नॉर्मली आप पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के आसपास की चीजें, सराउंडिंग, चार ओर की चीजें। अगर बिजनेस से बात करें तो बिजनेस की सराउंडिंग्स। देखिए एक बिजनेस अकेले काम नहीं करता, यू कांट सर्वाइव इन आइसोलेशन। अकेले में नहीं रहोगे, जंगल में तो काम नहीं करोगे ना। आपके आसपास सरकार है, कॉम्पिटिटर है, इंप्लॉइज हैं, कस्टमर है, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ऑल फोर्सेस, ऑल फैक्टर्स which affect the functioning of business and generally out of the control of business, they are known as business environment. क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आपको याद है एक्सटर्नल के भी दो पार्ट बताए थे मैंने, माइक्रो और मैक्रो, और उनके भी शॉर्टकट मैंने आपको दिए हैं, बाद में बात करेंगे। नाम बताए तो उनके, माइक्रो का मतलब कॉस्मिक, मैक्रो का मतलब पेस्टल, मैक्रो का मतलब पेस्टल।
सर कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, इसके पीछे मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यही है बच्चों कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। पहला एग्रीगेटिव, क्या? देखिए अकेला नहीं है ये एग्रीगेट है। कह रहे कोई एक फोर्स अकेला बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनाता, बड़े सारे फोर्स मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। बेसिकली इट्स सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटररिलेटेड है, सारे फोर्स इंटररिलेटेड है, एक दूसरे पे इंपैक्ट करते हैं। यार सरकार ने कानून चेंज कर दिया, लीगल चेंज हुआ, क्या लीगल से फाइनेंशियल नहीं चेंज होगा? क्या फाइनेंशियल से मैनेजमेंट नहीं चेंज होगा? फॉर एग्जांपल सरकार ने लीगली कह दिया कि हर एक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, तो आप मैन पावर चेंज करोगे ना, आप कंपनी सेक्रेटरी रखोगे। और उन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी नहीं है, तो शायद आप एक कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी ज्यादा है, उससे कम की कम है, नॉर्मल आदमी रख लोगे आप, तो हर चीज मैटर करती है ना। जैसे लीगल में बताया गया, लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन से क्या हुआ सर? जीएसटी कलेक्शन पे फर्क पड़ा, सेल्स पे, सप्लाईज पर फर्क पड़ा, कस्टमर एम्प्लॉयर पे फर्क पड़ा, लोगों की आदतें भी बदल गई वहां से, यू नो। एक और एग्जांपल हो, 1991 में एलपीजी आया, नई इंडस्ट्री खुली। क्या आपको लगता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से फर्क पड़ा है? ऑब्वियसली पड़ा है, और खासकर पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ा है। कौन सा पड़ा है? पॉजिटिव। डायनेमिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है एनवायरमेंट ना वेरी फास्ट अपने आप को चेंज करता है, और चेंज क्या करता है? कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार बदलता रहता है। आप समझ जाओगे फिर चेंज हो जाएगा, फिर आप एक बार समझ जाओगे बार बार चेंज हो जाएगा, यू नो। दो तरह के फोर्सेस होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल जो हर एक बिजनेस पर इंपैक्ट करता है, लाइक पॉलिटिकल, लीगल, यू नो, सोशल। स्पेसिफिक जो खाली एक बिजनेस पर, आपके बिजनेस पर करेगा, आपका कस्टमर, आपका कॉम्पिटिटर, आपके इंप्लॉइज, आपका सप्लायर, आपके डेटर, आपका क्रेडिटर, वो बैंक जिसने आपको लोन दे रखा है, यू नो, वो सारी चीजें। रिलेटिव का मतलब बच्चे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू। आपको लगता है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सेम कल्चर पे चलती है? यू नो, मान लो दिल्ली और नोएडा सेम कल्चर पे चलते हैं? नहीं ना, हर एक जगह का अपना एक कंपैरिजन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। इंटरटेम्पोरल, ये तो दुनिया में हर सृष्टि की फीचर है, नेचर है ना। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, यू नो, नथिंग रिमेन फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं है। एंड देन कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी बताया फर्स्ट चैप्टर के दौरान भी, अगर बिजनेस को समझना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई बिजनेस लॉस में जाता, कोई बिजनेस बंद नहीं होता, मगर होता है ना, यानी कि इतना आसान नहीं है। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि डायनेमिक है। देखो जो चीज बार बार बदल जाती है तो मुश्किल होती है, क्या होती है? मुश्किल और अनसर्टेन है। आप बच्चों आज अंदाजा लगाए तो कल आपके बिजनेस में क्या होगा? कई बार अंदाजा सही भी लगता है, मैं नहीं कह रहा कि प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल नहीं, मैं कह रहा हूं आसान नहीं है। क्या नहीं है? आसान। एंड लास्ट, परवेसिव है। देखो इंपैक्ट आप पर आए, पड़ोसी पे आए, आएगा दोनों पे, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। परवेसिव का मतलब विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। क्लियर है बात? ये 9 फीचर ना आपको इंडायरेक्टली पूरा चैप्टर समझा देती हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस बच्चों, क्यों बड़े बिजनेस एनवायरमेंट। पहला, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज। देखो दुनिया में जो पहली बार शुरुआत करता है ना किसी चीज की, उसको फायदा जरूर मिलता है, फर्स्ट मूवर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, याद करो, मारुति सुजुकी का। इंडिया में पहली कार लाए, अब बड़ी सारी कंपनीज आ गई, उनकी कार में कुछ कमियां भी हैं आज के डेट में, लेकिन एक नॉर्मल कस्टमर है ना उनका, कहते ना फैन बेस तो रहेगा जिंदगी भर, वो खत्म नहीं हो सकते। ऐसे अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपको ना पता चल जाता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको अर्ली लेवल पर वार्निंग मिल जाती है। देखो जब आपको जीवन में चेतावनी सही समय पर मिल जाए ना, तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, ठीक है ना, आप नई चीजें ला सकते हो। कस्टमर पर फोकस रखना है तो एनवायरनमेंट पढ़ना जरूरी है बेटे। एनवायरनमेंट ही तो बताएगा कि कस्टमर चाहता क्या है, और कस्टमर हमारा कौन है? भगवान है ना, कस्टमर को खुश रखना है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है। जैसे दिवाली पे डिस्काउंट निकाल दो, बाय 1 गेट 1 फ्री निकाल रहे हो, इवन कई बिजनेस ना सेल कम हो रही है उसमें भी डिस्काउंट निकाल दे ताकि सेल ज्यादा हो जाए। चेंज एजेंट, आपको कोई बदलाव लाना है तो वो एनवायरनमेंट बताएगा कि नहीं भाई, अब पुराने रील वाले कैमरे का जमाना चला गया, आपको डिजिटल पे मूव होना है। व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का जमाना चला गया, आपको डिजिटल बोर्ड पे जाना है। सब कुछ बताया जाता है ना आपको, वो सारी चीजें। और पब्लिक इमेज, देखो एक बिजनेस के लिए सबसे शानदार बात है पब्लिक इमेज। अगर आपकी इमेज अच्छी है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, किसी भी दाम पर बेच सकते हो। आपकी इमेज खराब है तो कोई आपका अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं उठाएगा, मानकर चले। हम अपनी क्लास में एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस, पतंजलि, टाटा, यू नो, इनकी इमेज बहुत अच्छी है। अगर आज अंबानी साहब बता दे कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, यकीन मानो लोग वेट करेंगे कि हाँ यार नया प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज यू नो इमेज ही ऐसी बनी हुई है। एंड लास्ट,
कॉन्टिन्यूस लर्निंग। देखो बिजनेस वो नहीं जो एक बार आप सीख कर बैठ गए, बिजनेस इवन लाइफ इज अबाउट कॉन्टिन्यूस लर्निंग। जीवन में बार बार सीखना जरूरी है। तो सीखते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। आपको पता है कंपनी में जो सीखते हैं ना, कहते हैं लोग कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं 10 से 6, आपका नौकरी का टाइम 10 से 6, अंबानी साहब का नहीं। अंबानी साहब का सुबह 9 से रात के 9 बजे तक है। आपको पता है कंपनी में सबसे लेट जो घर जाता है वो सीईओ या सीएफओ या एमडी होता है, क्योंकि आप तो नौकरी करो, बिजनेस तो उसका है ना, उसकी सोच का लेवल ही अलग है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो ओनर है, तो वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि ये काम करो, ऑल्दो वो काम आपसे ही करवा रहा है। बेटे दूसरों से काम कराना भी तो मैनेजमेंट है ना। क्या हर व्यक्ति के अंदर पावर है दूसरे से काम करवाने की? नहीं। तो जो आदमी आपसे काम करा रहा है वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, याद रखना। वो आपको 1 लाख की सैलरी देता है तो आपसे 2 लाख का काम करवाता है। दैट मैन इज जीनियस। वो अलग बात है आप पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो उस पर डिपेंड कर रहे हो, यू नो। तो वो उसके लिए जरूरी है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अगर आपकी मैनेजमेंट सीखना बंद कर देगी तो आपको क्या सिखाएगी और आप क्या काम करोगे? एक दिन बिजनेस आपका लॉस में चला जाएगा। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस हैं, फायदे हैं जो एनवायरनमेंट हमें देता है। बट 3 समस्याएं। क्या एनवायरनमेंट पढ़ना इतना भी आसान है क्या? नहीं। 3 तरह की समस्याएं थी। पहला डाइवर्सिटी, इतने पार्ट सब पार्ट्स है, इतने फोर्स है ना, आप स्टडी नहीं करते। गहराई, भाई क्या गहराई। कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर पढ़ा था आपने, फीचर है, मुश्किल है भाई, आसान नहीं है। और अगला अनसर्टेनिटी, मैं अंदाजा लगा लूं कि कल अच्छी सेल होगी, कम होगी, और एक अंदाजा लगा लूं मैं कल कम सेल है, मैंने स्टॉक कम रख दिया और कस्टमर आ गए। और आपको पता है एक दुकानदार को इतना दुख होता है कि सामान बच जाए, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता है जब कस्टमर वापस चला जाए और सामान कम पड़ जाए। तो दोनों ही समस्याएं हैं। तो एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन बिजनेस। तो ये हमारी समस्या है। क्या है हमारी समस्या? इसके ऊपर तो सिंपल एमसीक्यू आते हैं। विच आर द प्रॉब्लम्स? ए बी सी और डी का आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। स्वॉट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ। एस और डब्ल्यू आपकी इंटरनल फीचर होती हैं, और टी आपको एक्सटर्नली इफेक्ट करती हैं, होती हैं सर। स्ट्रेंथ मतलब मेरी फेवरेबल पोजीशन बाकियों के ऊपर, मेरे बिजनेस में इनहेरेंटली या इंटरनली ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। या फिर वीकनेस, मेरे बिजनेस में ऐसी क्या एडवर्स पोजीशन है, क्या कमी है, क्या खामी है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या नेगेटिव पॉइंट है जो बाकियों में नहीं है, जो मुझे बाकियों से वीक करते हैं। ये दोनों चीजें ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। 2 चीजें आपकी एक्सटर्नली बाहर से आती हैं। अपॉर्चुनिटीज, आपको कोई फेवरेबल कंडीशन दिख रही है कि अब फायदा हो सकता है, या थ्रेट, आपको कोई एडवर्स कंडीशन दिख रही है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, ये बाहर से आती है। कहां से आती है? बाहर से। तो आपको अपनी इंटरनल कमियों का, फायदों का, और बाहर की कमियों का, फायदों का, दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने आपको याद है एयरटेल का स्पोर्ट लिया था जियो के टाइम पे, हमने कहा एयरटेल की स्ट्रेंथ थी लार्ज मार्केट थी, लार्ज कस्टमर बेस था। नुकसान क्या था? प्राइस हाई थे और कई जगह पे बैड नेटवर्क था। फिर आगे जियो, रिलायंस ने कहा हम जियो में 4G सस्ता ला रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि रिलायंस इनको 4G मार्केट क्रिएट करके देगा। समझ रहे बात? आपका कंप्यूटर अपने रास्ता बना रहा है, आपके लिए भी बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? आपके लिए भी। और नुकसान क्या था कि वो कस्टमर तो तुम्हारा ही तोड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि मेरा सारा कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाए, वो मेरी क्या होगी? थ्रेट होगी। क्या होगी? थ्रेट। तो दिस इज स्वॉट एनालिसिस। कौन सा? स्वॉट। देन एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का था, पतंजलि वाला, आपको याद होगा, आपने बनाया होगा। यस, नहीं बनाया तो आज बनाना। कि जब पतंजलि लॉन्च हुआ तो उससे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एफएमसीजी गुड्स में शैम्पू, साबुन या खाने पीने की चीज, इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टाइम पे लीडर हुआ करता था, अब नहीं होता। अब बाबा आ गए। कौन आ गए? बाबा। चलिए, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले पीएनजी वाले, ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल से, बी स्कूल से, इवन ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोगों को हायर करते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। वहां पर आजकल बाबा रामदेव की जो है केस स्टडी पढ़ाई जाती है। देख के चलो, एक्चुअल मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल सर्च करो। इंडिया के जितने भी आईएएम्स हैं उनके सिलेबस में बाबा रामदेव है, याद रखना। बाबा इज एवरीवेयर। समझ रहे बात को? चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्वॉट के बेस पे आप स्ट्रेटजी बनाओगे। स्ट्रेटजी बनाओगे बच्चे 4 तरीके की होती है, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल और कॉर्पोरेट लेवल। एक होती है ग्लोबल। बिजनेस लेवल कहां बनती है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं? यस बच्चे, यस यस अंजलि, बिजनेस लेवल कौन सी होती है?
सब भूल चुके हो, सब या कुछ भी याद नहीं है, भूल गया सब कुछ है। चलिए बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, सबसे ऊपर फंक्शन लेवल जो प्लानिंग स्टाफिंग वाले करते हैं, और बिजनेस जो लो लेवल से हम काम करवाते हैं, और ग्लोबल लेवल हम नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करते हैं। बेटे बाहर जाके बात कर लो, क्या समस्या है? मैं बार बार टोकूं मुझे तो अच्छा नहीं रहा, आपको लग रहा होगा शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको टॉपिक आता है तो आराम से जाओ, खाना पीना खाओ, चाय मैं बोल देता हूँ स्टाफ को, चाय चिप्स मंगा देते हैं आपके लिए, आराम से बैठो, ठीक बात नहीं है? ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हो मेरी बातें सुन के, जाओ जाओ आराम से जाओ। चलिए स्पोर्ट के बेनिफिट, स्पोर्ट आपको लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है, सच्चाई दिखाता है कि भैया ये आप हो, देख लो आप कहां पर हो, लॉजिकली आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो ना, एक होती है बिना लॉजिक की बात, एक होती है लॉजिक के साथ, तो ये लॉजिक देता है भी कहां दिक्कत है। कंपेटिटिव एनालिसिस देता है, यार एक सिंपल काम करो, अपना स्पोर्ट उठा लो, साथ वाली कंपनी का उठा लो, कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेटजी बनती है, क्या बनती है? और स्ट्रेटजी में बता दूं चार तरह की, कौन कौन सी? बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। अब देखो ग्लोबल लेवल हर एक कंपनी में नहीं होती, ग्लोबल उस कंपनी में होती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, मतलब टाइप्स हैं, दो तरह के एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उस पर सम कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल होता है, आपके इंप्लॉय, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपकी मैनेजमेंट, आपके पॉलिसी, आपके विजन, आपके मिशन। एक्सटर्नल जो प्योरली बात है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल, इस पे बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है अगर मैं बोलूं तो आपका। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, पॉलिटिकल, लीगल, इसमें एक ना दो पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, विजन और मिशन। विजन और मिशन याद है बेटे किसी को? विजन आपका लॉन्ग टर्म टारगेट, आप कहां पर जाना चाहते हो, और मिशन आपका शॉर्ट टर्म टारगेट जो बताएगा कि आप कहां पर और कहां आपको पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल सीए करना आपका विजन है, सीए फाउंडेशन करना आपका मिशन है, याद है? चलिए एक्सटर्नल के दो पार्ट, माइक्रो और मैक्रो। अरे तो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट आ गया, जी हाँ इकोनॉमिक्स की तरह ही माइक्रो, स्मॉल लेवल, छोटा लेवल, और डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर बिजनेस। इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस आ सकते हैं, सारे स्पेसिफिक आते हैं ज्यादातर इसमें। मैक्रो जनरली लार्ज लेवल, इनडायरेक्ट लेवल, एग्रीगेट लेवल, और जनरली क्या होता है जनरल लेवल, कौन से? जनरल फोर्सेस। माइक्रो का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉस्मिक। मैक्रो क्या है? जो लोग चाय पीने आए उनको चाय पिला दी जाएगी, जवाब तो दे दो। मैक्रो क्या है? मैक्रो का मतलब मेरे मैक्रो पूछा, आप माइक्रो बता के क्या करोगे? पेपर में यही तो नंबर कटते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आप कुछ और बताते हो। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉस्मिक पहला कौन? कंज्यूमर, कॉस्मिक का सी कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर ही डिमांड देगा, एक्सपेक्टेशन देगा, पैसे भी कंज्यूमर देगा, फीडबैक देगा, कंप्लेन भी देगा। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एम्प्लॉइज, आपकी मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, सप्लायर बड़ा जरूरी है भाई साहब, सामान वहीं से आना है। मान लो आपका रेस्टोरेंट है, सब्जी वाले सब्जी नहीं दी एक दिन, आप तो खाली बैठ जाओगे, सब्जी आगे गरम मसाला नहीं आया, है ना? परचेजर, जिससे आप परचेज करते हो, जिससे आप बार्गेनिंग करते हो, डिस्काउंट भी देता है आपको, ऑफर भी देता है। मीडिया, पब्लिक इमेज, यू नो पब्लिक में क्या इमेज बनाएंगे आपकी। इंटरमीडिएट आपके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, और कॉम्पिटिटर, ये भी बड़ा जरूरी है बेटे। आप अपने बिजनेस में अच्छा करते हो ये मैटर नहीं करता, आपका कॉम्पिटिटर क्या करता है वो भी मैटर करता है। मैंने हमेशा आप पूरी इकोनॉमिक्स में एक बार बताइए, कई बार आप अपनी गलती से बाहर नहीं होते, आप कॉम्पिटिटर के अच्छे प्रोडक्ट की वजह से भी बाहर हो जाते हो, राइट। पैस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर, एस फॉर सोशल एंड कल्चरल, बोथ सोसाइटी कल्चर मैटर करता है। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, एंड ई फॉर इकोलॉजिकल, मतलब एनवायरमेंट वाले, राइट। लाइक पोल्यूशन, ये वो। डेमोग्राफी भी आती है, पॉपुलेशन किस तरीके की है। चले एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्कैनिंग किया कभी जीवन में? एक्सरे कराते हो जैसे अपना एयरपोर्ट पे आपका बैग स्कैन होता है। स्कैनिंग मतलब डिटेल में स्टडी करना एनवायरमेंट की, किसी चीज को डिटेल में लेकर जाना, अपने आप में क्या स्कैनिंग। और एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या? एनवायरमेंट को डिटेल में स्टडी करना। इसके अंदर से चार बातें निकल गई। एक होता है इवेंट, क्या होता है? इवेंट मतलब समथिंग हैज हैपेंड, हैपनिंग, जो हो चुका है। ट्रेंड, कॉमन बिहेवियर, जैसे आजकल आपने कहा कि इन कपड़ों का, इन जूतों का, इनका ट्रेंड चल रहा है, कॉमन, सब कॉमन बिहेव कर रहे हैं। इश्यूज, समस्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या। जिन बच्चों ने अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आपको नोट शेयर कर दिए गए हैं। आपको लगता है कि आपके पास लिखने का समय नहीं है तो गेट, यू नो, गेट क्या कहते हैं इसको, हाँ मैं वर्ड ही भूला,
हाँ, प्रिंट आउट निकाल लो, ऐसा होता है तुम्हारे साथ ना, पेपर में क्वेश्चन भूल जाता है। मैं प्रिंट आउट शब्द ही भूल गया था, पता नहीं क्या बोलने वाला था मैं। प्रिंट आउट निकलवा लो, क्या निकलवा लो? प्रिंट आउट। चलिए, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट अपने आप में क्या एक्सचेंज करते हैं? तीन चीजें एक्सचेंज करते हैं। कितनी? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कस्टमर बताता है मुझे क्या चाहिए, बिजनेस बताता है मैं ये दे दूंगा। रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, एक दूसरे को देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, पावर देते हैं काम करने की। कस्टमर प्रोड्यूसर को पावर देता है, प्रोड्यूसर कस्टमर को पावर देता है कि आप इस चीज को यूज करो, अपने जीवन का स्तर और अच्छा कर लो। एंड द लास्ट, एक बिजनेस एनवायरमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्स देता है? मतलब आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्या रिस्पॉन्स दोगे? दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में तीन रिस्पॉन्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी मैनेजमेंट काम करेगी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। एक होता है कॉम्पिटिटिव, करे आ जाओ कॉम्पिटिटर की ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट सस्ता करेंगे, जो भी करेंगे। और एक होता है कलेक्टिव, जब पूरी इंडस्ट्री पे समस्या आती है, सारे बिजनेस मिलकर काम करते हैं। कार्टेल्स होते हैं जैसे कार्टेल्स। एक्सटर्नल होती है होलिस्टिक अप्रोच, झगड़ा करने वाली, सामना करेंगे। पहले तो लीस्ट रेजिस्टेंस, कि जवाब ही ना दो, अगर कुत्ते भोगते रहे आप ना जवाब दो, ऐसे वाली बात ना, काइंड ऑफ दैट। क्यों? हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा कंप्यूटर हमारे बारे में क्या बोलते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं। दूसरे होते हैं और अच्छे लोग, ये कह रहे जवाब नहीं देना लेकिन सावधानी बरतनी है, कोई कुत्ता है ना वो काट लेगा ना, तो सावधानी से चलो। तीसरा होता है डायनेमिक, डंडा लेके कुत्ते को पीटते हैं, कह रहे आ जा तू, रिस्पॉन्स हम देते हैं तेरे को, झगड़े करते हैं। देखो हेल्दी कॉम्पिटिशन में फायदा किसका होता है? कस्टमर का, याद रखना। दो बिजनेस अगर लड़ेंगे ना तो फायदा तो एक ही आदमी को मिलना है, ग्राहक को, याद रखिएगा। तो ये हमारे रिस्पॉन्स है। अब मैं बोलूं सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर, दो चैप्टर हो चुके हैं सर। 40 नंबर के बीसीके में दोनों चैप्टर कितने क्वेश्चन लेते हैं? मैं अगर 20 भी लेते हैं दोनों, ये दो मिलके 20 लेते हैं, मतलब आधा बीसीके खत्म कर सकते हो आप इससे, समझ रहे हो बात को? ये दो और मिनिमम 15-16 तो लेंगे। 20 भी जाता है, 20 से ऊपर भी चली जाए तो कोई समस्या नहीं है, मान के चलेंगे। चलिए चले आगे। अगला चैप्टर कौन सा है? फोर्थ चैप्टर में तीन बातें याद होगा आपको। क्या हुआ? व्हाट हैपन? ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए तो वैसे भी नहीं मिलेगा, पानी पी लो। जिसको पानी पीने साथ साथ पानी पी लो। इतने छोटे छोटे चैप्टर में भी अगर ब्रेक दिया जाएगा तो ब्रेक नाराज नहीं हो जाएगा, समझ रहे बात को? यस। बेचारा हर्षित गर्दन में दर्द होगी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बेटे जिम में एक्सरसाइज थोड़ी करा रहे हैं हम तो मेंटल एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखो पढ़ते पढ़ते किसी के सिर में दर्द है तो चलेगा, किसी के घुटने में दर्द है तो समस्या है, तो उसका दिमाग घुटने में है ना। देख लो भाई, किसी ने घुटने की मसाज करानी तो देख लो। अब जिसकी हो रही होगी वो भी बोलेगा नहीं नहीं मैं तो सिर में दर्द है। चलिए क्लियर है? अरे बता दो, चले आगे। सबसे लास्ट में कौन बैठा है? सो गया क्या? बेटे कल के टेस्ट से उभर जाओ, कल के टेस्ट से उभर जाओ, आगे ध्यान दो। अगर तुम्हें लगता है कि कल के टेस्ट ने तुम्हें परेशान किया, देन वेट एंड वॉच, आज भी है टेस्ट। आज तो घुटने दर्द कर देंगे हम, नहीं? ठीक है भाई गौरव, अपने पड़ोसी को भी जगा दे, बेचारा नाराज बैठा हुआ है। बेटे इंसान की ना सबसे अच्छी फीचर है, अगर वो यूज करे तो, जो बीत गया उससे सीख लो बस और आगे बढ़ो। वहीं बैठे रहोगे तो ना, पास्ट इज ए गुड प्लेस टू विजिट बट नॉट ए गुड प्लेस टू स्टे। पास में चले जाओ कभी कभी, वो मेरा दोस्त था, वो मेरी सहेली थी, है ना, वो मेरा प्यार था, वो मेरा दुश्मन था, सोच लो, वहां जाके बैठना थोड़ी है, क्योंकि कोई नहीं बैठा वहां पे। मेरे उस टेस्ट में कम नंबर आए थे भाई, ठीक है ना, सीख लो वहां से। जीवन में जब लात पड़ती है ना, याद रखना, लात पड़ने पर आदमी आगे जाता है, पीछे नहीं जाता। तो कम नंबर आने पे तुम्हें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, सिर्फ सीख लो वहां से। क्या लो? हाँ, बाकी कुछ नहीं होगी। जो ओहो मेरे तो इतने नंबर आ गए, है ना, आदमी बेटा तो ओहो अब कन्हैया सोच रहा है उसकी इसके साथ शादी होगी। बेटे वो हनीमून पे भी चली गई है, तो अपना ध्यान रखो, राइट? चलिए, बुरा ना मान जाइए कि नहीं है, नहीं गई, मैंने पूछा था उससे, अभी शादी नहीं हुई उसकी, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में तीन बातें हैं बेटे, तीन बातें हैं। ये मैंने ये वाहियात जोक तुम्हारे को खुश करने के लिए बता रहा हूं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूं, फिर भी मैं अपने पुरानी जवानी वाले जोक मारे जा रहा हूं, सिर्फ किस लिए कि तुम्हारा ध्यान लग जाए। सन्नी देखो मनी मन कितना मुस्कुरा रहा है ना। इनको अपना भी दुख है इनके साथ,
ये एज्यूम करें कि कन्हैया वाले की शादी होगी तो उसमें ज्यादा खुश हो रहे हैं, बोलते ना आदमी अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है ना, वही वाली बात है। चलिए इस चैप्टर के 3 पार्ट है, कितने पार्ट है? पॉलिसी, एलपीजी और एफडीआई, राइट। पॉलिसी की बात करते हैं। पहला, 4 तरह की पॉलिसी सरकारें बनाती है। कितनी तरह की? इस चैप्टर में ना पॉलिसीज की 4 पॉइंट डेफिनेशन भी हैं जो लिखवा रखी हैं आपको अलग से, और जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में और 1-2 ब्रह्मास्त्र में भी हैं। बच्चों जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है यू नीड टू लर्न देम, कि किसने क्या कहा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि किसने क्यों कहा, हमें क्या मतलब है उस बात का। अगर मिस्टर ए ने कोई डेफिनेशन दिया तो यू नीड टू लर्न कि किसने दिया, वो मिस्टर ए ने। 4 तरह की पॉलिसीज आपके बिजनेस में बनाई जाती है बच्चों, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव और फैसिलिटेटिव। प्रोटेक्टिव जनरली आजकल बहुत कम है, पहले होती स्मॉल इंडस्ट्री को बचाने के लिए नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लगा दी जाती थी। प्रोटेक्ट करना, क्या करना? प्रोटेक्ट। सेकंड होती है रिस्ट्रिक्ट करना, क्या करना? रोकना काम को। हमने लॉकडाउन लगा दिया, अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, डीमोनेटाइजेशन कर दी, इतने 1000 के नोट में बिजनेस नहीं करते। जैसे एक बार मैगी पे बैन लगाया गया था, आप मैगी की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक होती है नॉर्मल रेगुलेटिव, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, जैसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। वी काइंड ऑफ फैसिलिटेट भी होती हैं, सेबी, आरबीआई, यू नो, एमसीए, आईआरडीए। और एक होती है खाली फैसिलिटेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम एंटरप्राइज। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुद्रा लोन मोदी जी जो निकालते थे, ये सारी चीजें, राइट। सर पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन वो वाला आता है इसमें पूछा जाएगा ये पॉलिसी किसने दी थी, और दूसरा क्वेश्चन पता कैसे आता है? बता रखा होता है कि सरकार ने जीएसटी लगा दिया, ये कौन सी पॉलिसी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। देन एफडीआई, एलपीजी को 2 मिनट बाद लूंगा। एफडीआई, एफडीआई क्या होती है बच्चों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया वाले बाहर पे इन्वेस्ट करते हैं, जब बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं आईएफडीआई। क्या बोलते हैं? मतलब इंडियन एफडीआई। कंपनी जो इंडिया से बाहर है, बेटे आवाज ना आए, कंपनी जो इंडिया से बाहर है, जो वहां की होम कंट्री है, वो हमारी कंट्री इंडिया में जो कि होस्ट कंट्री है, यहां पर पैसा लगाती है बिजनेस में, ताकि वो बिजनेस को कंट्रोल कर सके। इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 रास्ते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के, अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, आप काम कर सकते हैं। अप्रूवल रूट में आपको जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, जो मिनिस्ट्री है, जैसे मान लो रेलवे में लगाना तो रेलवे की मिनिस्ट्री है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो फेमा का अप्रूवल भी ऑब्वियसली लगेगा, यू नो, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज, फेमा से पहले कौन सा एक्ट था, इस पे भी क्वेश्चन आता है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यू नो। और फेमा किसी कंट्रोल में होता है? आरबीआई के। इंडिया में अलग अलग लिमिट है गवर्नमेंट की, 49 और 100। कुछ सेक्टर प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड की लिस्ट है आपके पास, आईसीआई की बुक से हमने वो लिस्ट आपको बताई थी, बता सकते 2-4 पॉइंट मुझे उसमें? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और निधि कंपनी, रियल एस्टेट वाली थी, और उसमें याद हो कुछ जैसे एग्रीकल्चर में कुछ अलाउड थी, कुछ टी प्लांटेशन अलाउड थी, कोई प्लांटेशन अलाउड नहीं थी, याद है? वो याद रखना, उसमें एक्सेप्शन भी है, वो भी याद करनी। उस पर 1 क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं? आएगा तो सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, याद रखना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है, एफआईपीबी, जो एफडीआई को प्रमोट करता है, जो कहता है पैसा लगाओ हमारे यहां पे, जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रमोशन बोर्ड। तो जो कंट्री पैसा लगाती है वो होम कंट्री जहां पे लगाती है वो, यार आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप होस्ट हो ना, राइट। अच्छा, और अगर हम इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करें तो ओएफडीआई, कौन सी? वहां पर आई था, आई मतलब इनवर्ड, ये क्या? आउटवर्ड। आउटवर्ड एफडीआई, इसमें इंडिया होम कंट्री है और इंडिया की कंपनी कहां पैसा लगा रही है? इंडिया से बाहर, राइट। चलिए लास्ट पॉइंट है एफडीआई का। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एफआईआई, एक एफपीआई। एफआईआई और एफपीआई। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इसका मोटिव एफडीआई होता है, बिजनेस पे कंट्रोल करना चाहता है, बिजनेस पे कंट्रोल करना चाहता है, जनरली लार्ज स्केल की कंपनीज होती हैं। एफपीआई मतलब छोटा मोटा इन्वेस्टर, जिसका मोटिव किसी बिजनेस पे कंट्रोल करने का ही नहीं है, उसका मोटिव है दुनिया भर की ना अच्छी अच्छी कंपनी में पैसा लगाऊं ताकि मैं डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह ले सकूं। इसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। कौन सा? रिटेल इन्वेस्टर। क्लियर बात? इसके अलावा एक टॉपिक है जो आप बुक में से करते हो, एलपीजी। याद दिला दो मुझे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट। 1991 के क्राइसिस के बाद आया, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पढ़नी है। एलपीजी में एक बात थी मैंने आपको याद दिलाई थी कि लिबरलाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का रास्ता है।
उसमें 4-5 पॉइंट थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या था, अपने कुछ शेयर बाहर बेच देना, राइट। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जब अपना हिस्सा प्राइवेट को बेच देती है। एक होता है फ्रेंचाइजिंग, अपनी फ्रेंचाइज देने, एक होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सरकार कहती है मालिक मैं हूं, आपको ठेका दूंगी, आप चलाओ। जैसे हमारे यहां पे बिजली विभाग ने प्राइवेट सेक्टर को ठेका दिया है, सरकार बिजली की है, बिजली सरकार की ही है, राइट। एक होती है डीनेशनलाइजेशन, कि सरकार ने पूरा अपना कंट्रोल, मान लो सरकारी बैंक है, सरकार ने कहा भैया तू आज से प्राइवेट बैंक, राइट। एक होता है डाइवर्सिटी या डाइवेस्टमेंट, वो क्या होता है, उसमें मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% शेयर बेच दिए जाते हैं, राइट। ये इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इनके ऊपर बेकार आता है। अब आपको कोई सर मतलब क्या हुआ, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन पॉलिसी पे आएंगे, 2 क्वेश्चन एफडीआई पे आएंगे, 2 क्वेश्चन एलपीजी में आएंगे, तो 6 मिनिमम क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये चैप्टर ना, अगर मैं बात करूं फिफ्थ, जैसे अगला चैप्टर 5th है, ये चैप्टर लेंथ वाइज 5th से छोटा है, मगर क्वेश्चन ये ज्यादा ला सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है बात? तो कौन कौन से चैप्टर हम कर चुके हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकंड और अब करेंगे 5th। 3rd और 6th हम नहीं करेंगे। 3rd का आपने चार्ट डेटा का बना रखा है। अब मेरा ये बताने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि रिलायंस का जो एमडी है मुकेश अंबानी है, वो मेरे को क्या करना है बता के, आपने ऑलरेडी कर लिया है। और 6th में आपकी डेफिनेशन था सारी, याद है आपको? याद है? चलिए आ जाओ भाई आखिरी चैप्टर पे। वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम बात करते हैं बच्चे ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। 2 कैटेगरी में बांटते हैं हम इनको, नॉन फंडिंग और फंडिंग। फंडिंग जो पैसे देती है, क्या देती है? नाबार्ड। नाबार्ड क्या बाद में बताऊंगा। नॉन फंडिंग 4 है आपके सिलेबस में, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और क्या है ये। आप एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पांचों ये एब्रीविएशन है, इनकी फुल फॉर्म मिलती है। क्या पेपर में फुल फॉर्म आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। पहले करेंगे सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी सिक्योरिटीज हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और जो भी एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई एंड अदर्स, सब पे कंट्रोल कौन करता है? सेबी। मैंने आपको बताया था सेबी ना, सेबी पहले भी एग्जिस्ट करता था, मगर हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी का अलग से एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट 1992, एंड फुल फ्लैश पावर सेबी को दी गई। सेबी क्यों बनाएगी, सेबी की क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एक शॉर्टकट बनाता हूं, पीपीआर। क्या? पीपीआर, प्रमोशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन। प्रमोशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन प्रमोट करता है फेयर डीलिंग को, अच्छे से काम हो, ईमानदारी से काम हो, स्टॉक मार्केट अच्छे से काम चलो, आप फंड्स को रेस करें, आईपीओ निकाले। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर। और प्रोटेक्शन किसका करता है? देखो पैसा किसका लगा? इन्वेस्टर का। उसके इंटरेस्ट को, उसके पैसे को बचाना, क्योंकि आपने अपने घर से सेव करके पैसा लगाया, आपका पैसा नहीं डूबना चाहिए। हर्षद मेहता स्कैम में बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूब गया था, वो आज ये नहीं होना देना चाहते। और रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट याद है आपको? इंटरमीडिएट के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। मैंने कहा था आप कभी किसी म्यूचुअल फंड वाले के या ब्रोकर के ऑफिस में जाना, वहां पे सबसे पहले एक बोर्ड लगेगा जिस पे लिखा होगा कोड ऑफ, वो कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाएंगे, उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, उन पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। हमारे सिलेबस में नहीं, अपना फाइनल लेवल पर जाकर सेबी एक्ट पढ़ते हैं, वहां पे आप पढ़ोगे पेनल्टी लाखों में, करोड़ों में, और जेल भी हो सकती है। समझ रहे बात को? तो यू आर बाइंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। आईआरडीए क्या है बच्चों? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में। इंश्योरेंस देखो नॉर्मली कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, लाइफ, नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में क्या होते हैं? जनरल, उसके अंदर कई कैटेगरी है, शिप वगैरह का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस। मतलब बड़े बड़े सिंगर्स अपने गले का इंश्योरेंस करा लेते हैं, म्यूजिशियन जो होते हैं, उंगली का इंश्योरेंस भी होता है उनकी। देयर आर मैनी थिंग्स। अब देखो पता क्या है, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी को कवर करते हैं, सारे पॉलिसी होल्डर को। आप और मैं, हमने जिसने इंश्योरेंस खरीदा, हम पॉलिसी होल्डर हो गए ना। और इंटरमीडियरी को, इंटरमीडिएट 2 तरह के होते हैं, एजेंट और ब्रोकर। एजेंट मतलब इंडिविजुअल जो बनते हैं, ब्रोकर बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनती है। देखिए आपको आप टाइम पर प्रीमियम भरें, और आपको कल को कोई घटना हो तो पैसा टाइम पर मिले, ये जिम्मेवारी आईआरडीए लेती है। आपका ब्रोकर आपको गलत प्रोडक्ट ना बेच दे, झूठ बोल के, जिम्मेवारी लेती है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा लेके भाग ना जाए, इसलिए ये कंपनी आपका लेती है, वो आईआरडीए। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जनरल इंश्योरेंस में सबसे बड़ी है
जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन खुद इंश्योरेंस नहीं करती, वो जो नीचे इंश्योरेंस करते हैं जनरल वाले उनको इंश्योरेंस देती है, वो रीफाइनेंसिंग करती है एक तरीके से, समझ रहे हो बात को। जीआईसी खुद इंश्योरेंस नहीं करती, मतलब आप जीआईसी से इंश्योरेंस नहीं ले सकते, आपको ओरिएंटल से या स्टार हेल्थ से या जनरल इंश्योरेंस में मान लो मकान का इंश्योरेंस कराना, तो बड़ी सारी कंपनीज हैं, इफको, टोक्यो है, ओरिएंटल है, नेशनल इंश्योरेंस है, वो जीआईसी से लेके आपको देते हैं। जैसे आप आरबीआई में अपना खाता नहीं खुलवा सकते ना, आप बैंक में खुलवाओगे ना, आप जीआईसी से डायरेक्ट इंश्योरेंस नहीं ले सकते, लेकिन आप एलआईसी से ले सकते हो। एलआईसी डायरेक्ट रिटेल काम करती है, डायरेक्ट इंश्योरेंस आपको देती है। अभी एलआईसी जीआईसी में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर बात। और एलआईसी जीआईसी आप नाम से समझ रहे हो कि दोनों में ही सरकार का मेजॉरिटी शेयर है, सरकार की हर कंपनी लॉस में नहीं होती। एलआईसी इज ए वेरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आपको तो स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है अलग अलग कंपनी में, वो एलआईसी है। वो कौन है? एलआईसी। देन बच्चों सीसीआई क्या होता है? ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहा जाता है कि फेयर कंपटीशन को बढ़ावा दो। बच्चों मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को ना हरास कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, किसी के साथ गलत ना हो और कस्टमर का भी इनफैक्ट नुकसान ना हो, उसके लिए सीसीआई बनाया गया। सीसीआई सिर्फ 5 तरह के फंक्शन करता है और पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, ये हर एक एग्रीमेंट में इंक्वायर करता है कि एग्रीमेंट गलत तो नहीं, कहीं एग्रीमेंट के थ्रू अनहेल्दी कंपटीशन तो नहीं हो रहा। ये चेक करता है कि एंटरप्राइज इंजॉय करती है डोमिनेंट पोजीशन या नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी बताया, आप डोमिनेंट पोजीशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया उससे फर्क पड़ता है। तो ये चेक करेगा डोमिनेंट पोजीशन में, तो यहाँ पे सिर्फ नजर रखेगा। जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, गलत नहीं करे, कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, जैसे हम लॉ में कहते हैं ना अंडर इन्फ्लुएंस में, आप डोमिनेंट पोजीशन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर किसी की विश को, किसी की विल को सबऑर्डिनेट करके गलत फायदा उठाया तो फर्क पड़ता है। ये कॉम्बिनेशंस को, जितने भी मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर होते हैं उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब इंडिया में 2 कंपनीज को अगर मर्जर करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी सीसीआई से। अभी कोटक बैंक और आईएनजी वैसा बैंक का हुआ था मर्जर, उनको आरओसी से परमिशन मिल गई, सेबी से परमिशन मिल गई, सबसे लेट किससे मिली? सीसीआई से। और जब तक सीसीआई सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, ओके का आप काम नहीं कर सकते। एंड इंटरिम रिलीफ देता है, मान लो कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे लगाना है किसी पे, कुछ बीच का इंटरिम मतलब बीच का फैसला। एंड लास्ट, टू अवॉर्ड द कंपनसेशन। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, जिस कंपनी के साथ गलत हुआ है, उसको कंपनसेशन अवॉर्ड करना, मतलब मुआवजा देता है। क्या देता है? मुआवजा। और किससे लेके देता है? जिसने गलत किया। लास्ट, नाबार्ड, मतलब लास्ट मतलब की फंडिंग का पहला, एक आरबीआई लास्ट में करूंगा मैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ये भी ना जनरली डायरेक्ट लोन ही देता है, ये बाकी बैंक्स को लोन देता है, वो एग्रीकल्चर के लिए या रूरल के लिए लोन देती है। 3 तरह के काम करता है। पहला क्रेडिट, ये लोन देता है बैंक्स को, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। डेवलपमेंट करता है, नए बैंक्स खोलता है, नई ब्रांचेस खोलता है ना। और रेगुलेट क्या करता है? ये बैंक्स के काम को रेगुलेट करता है। नाबार्ड ने एक बैंक को 500 करोड़ दे दिए, क्या चेक नहीं करेगा आपने 500 करोड़ का क्या किया? दिया नहीं दिया, किसी कस्टमर की कंप्लेंट आएगी तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे बात को? वैसे ना एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले ना 5 होते थे हमारे सिलेबस में शुरू में। नाबार्ड के अलावा एक एक्सिम बैंक था, एक आईडीबीआई था, एक सिडबी था और एक आईएफसीआई था। आपको देखोगा, आपको ना शायद ना ब्रह्मास्त्र में प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाए, वो प्रीवियस है, अब नहीं आते, वो आउट ऑफ सिलेबस ओमिट हो चुका है। समझ रहे बात को? तो वो नहीं आता। बाय चांस आपको दिखे तो आप समझ जाना कि वो पुराना है। क्या क्या था? आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी और एक्सिम, राइट। लास्ट मगर सबसे बड़ा महारथी, आरबीआई। हर देश का एक एपेक्स बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। हमारे देश के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई 3 तरह के काम करता है। मेन तो ट्रेडिशनल आपने पढ़ रखे होंगे, बैंक नोट इशू करता है, करेंसी नोट कौन इशू करता है इंडिया में? आरबीआई। गवर्नमेंट का बैंक है, सरकार का पैसा लेना देना कौन करेगा? आरबीआई। सभी बैंकर्स का भी बैंक है। आपकी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज किसके पास है? आरबीआई के पास। मार्केट में क्रेडिट कम करना, ज्यादा करना, टॉपिक है आगे बताऊंगा, वो कौन करता है? आरबीआई। 2 बैंक के आपस के बीच की ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने, क्लियरिंग करने कौन करता है? आरबीआई। और डेटा, कितने बैंक है, कहां पर बैंक है, कितने एटीएम है, कितनी ब्रांचेस है, कौन देता है? आरबीआई। ये तो आपके प्रति काम है थोड़ी बहुत, या सरकार के प्रति, लेकिन सुपरवाइजरी भी करता है, सभी बैंकों पर नजर रखता है। किसी को बैंक का काम करने लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। उस बैंक की इंस्पेक्शन कौन करेगा? कोई दिक्कत होगी तो आरबीआई। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन मंगवाएगा? आरबीआई। और टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स और रिटर्न भरनी पड़ेगी बैंक को, किसके पास? आरबीआई के पास।
डेवलप करता है, नई ब्रांचेस खोलता है, नए एटीएम खोलता है, एग्रीकल्चर के फाइनेंस करता है, इंडस्ट्री के फाइनेंस करता है। देखो आरबीआई सब तरह के फाइनेंस में डील करता है, सारे बैंकों को कहता है आप इंडस्ट्री वाले को लोन दो, आप मकान बनाने का लोन दो, आप गाड़ी खरीदने का लोन दो, आप किसान को लोन दो, आप गरीब आदमी को लोन दो, बिजनेसमैन को लोन दो। और इसके लिए आईएफसीआई, सीडबी, आईडीबीआई, नाबार्ड बताया था ना अभी, वो बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में तो ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या होता है बेटे क्रेडिट कंट्रोल, सुना है कभी? मतलब बताओ क्रेडिट कंट्रोल का जल्दी से। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कम है तो ज्यादा कर दो, ज्यादा है तो कम कर दो, स्टेबिलिटी बनानी जरूरी है। उसके दो मेथड है, क्वांटिटेटिव और पहले क्वांटिटेटिव, यही इंपॉर्टेंट सबसे। बैंक रेट, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता है बाकी बैंकों के। मतलब अपना अकाउंट से पढ़ते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप अपना बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करते हो, बैंक किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। तो कैसे होगा? अगर आरबीआई को क्रेडिट बढ़ाना है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मैं अब इनवर्स रिलेशन बता रहा हूं। कौन सा? इनवर्स। अगर आरबीआई को क्रेडिट बढ़ाना है तो बैंक रेट कम करना पड़ेगा, और आरबीआई को क्रेडिट कम करना है तो बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना। ऐसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? हर एक बैंक को कुछ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, अपने पास नहीं, किसके पास? आरबीआई के पास। तो अगर क्रेडिट बढ़ाना है तो आरबीआई सीआरआर क्या करेगा? कम, और क्रेडिट कम करना है तो सीआरआर बढ़ा देगा, याद रखना। ये भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। कौन सा है? इनवर्स। देन बच्चों एसएलआर, क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कौन सा? क्या बोलिए दोबारा? स्टैट्यूटरी, इट्स ए टिपिकल वर्ड, ट्रस्ट मी। मुझे मैंने 13 साल बच्चे पढ़ाए हैं, 8 साल तक मैं भी स्टैच्यूरी बोलता था क्योंकि बोला नहीं जाता था पूरा। एक दिन मैंने बैठा, मैंने गूगल को बोला बोल के दिखा, मैंने 10 मिनट बोला, 10 मिनट लगातार, फिर जाके मेरे को बोलना है स्टैच्यूटरी। पहले मैं स्टैच्यूरी ज्यादातर लोग स्टैच्यूरी बोलते हैं, खा जाते बीच वाला टी, इट्स स्टैच्यूटरी। क्या? हाँ, तो जिन लोगों को नहीं बोलना आ रहा कोई समस्या नहीं, मैं बता रहा हूँ, 8 साल तो मैंने भी स्टैच्यूरी बोला, इसको कोई समस्या थोड़ी है इसमें। चलिए, ये क्या होता है? ये होता है बैंक को अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, किसके पास? अपने पास कुछ असेट्स लिक्विड फॉर्म में रखनी है। अगर क्रेडिट बढ़ाना है तो एसएलआर कम कर दो, क्रेडिट कम करना है तो एसएलआर, ये कौन सी होगी? इनवर्स रिलेशन। फोर्थ, सुना कभी? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ना अपने बॉन्ड्स, अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में सेल या बाय करता है। जब क्रेडिट बढ़ाना है तो बाय कर लेता है, पैसा कम हो जाता है, और हाँ, पैसा उसके पास आ जाता है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ सॉरी। जब आरबीआई बाय करेगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा ना, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, और आरबीआई को लगता है लोगों के पास बहुत पैसा है, इनसे ले लो, तो सिक्योरिटी बेचता है, लोग खरीदते हैं, लोगों का पैसा आरबीआई के पास है। तो क्वेश्चन आ जाए क्रेडिट बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी बाय, आरबीआई, और क्रेडिट कम करें तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटी सेल। ये क्वांटिटेटिव है। एक होते हैं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब आरबीआई ने बैंक को बताता है कि आप ना इतना मार्जिन रख के लोन दोगे, मतलब देखो बैंक ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कभी 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। अगर 20% मार्जिन है तो 80 लाख देगा, 10% तो 90 लाख देगा। तो बैंक को मार्जिन कौन बताएगा? आरबीआई। क्रेडिट रैशनिंग, एक बैंक को हमने 1000 करोड़ पे दिया, कितना दिया? 1000 करोड़, हमने रैशनिंग कर दी। घर पर राशन करते हो ना, इतनी सब्जी, इतने का फ्रूट, इतने का दूध। आरबीआई ने कहा भैया 50% इंडस्ट्री का, 20% एग्रीकल्चर का, 30% हाउसिंग का, तो रैशनिंग कौन करेगा? अब इस बार लग रहा है आरबीआई को इंडस्ट्री का कम करके लोगों को एग्रीकल्चर का ज्यादा देना, तो रैशनिंग बढ़ा देगा उसकी, ठीक है ना। मोरल सुएशन, मोरल प्रेशर डालता है। जब कोई बैंक ढंग से काम नहीं करता, हेड ऑफिस से फोन आते हैं, चिट्ठी आती है, लेटर आती है, तो मोरल सुएशन हो जाता है। और पब्लिसिटी, आरबीआई सबका डेटा पब्लिश करता है, ये बैंक है, इतने कस्टमर हैं, इतनी इतनी इसकी प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इसकी इतने लोग इसका लोन लेके भाग गए। तो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर रहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें, क्योंकि आरबीआई मोरल सुएशन और पब्लिसिटी के साथ साथ आप पे एक्शन ले सकता है। आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देगा या परमानेंट रद्द कर देगा, आप पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा के पेनल्टी लगा देगा। बेसिकली आरबीआई इज द मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। सब बैंक किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंडर। तो सबको आरबीआई से डर के भी रहना है, आरबीआई की इज्जत भी करनी है और आरबीआई की बात भी माननी है। बिकॉज मैंने ऊपर बताया था आरबीआई खाली ट्रेडिशनल काम नहीं करता, सुपरवाइजर भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है। तो दिस इज योर 5th चैप्टर एंड दिस इज योर बीसीके। एक सवाल आया दिमाग में, 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 3rd और 6th कुछ बच्चों का फेवरेट नहीं होता, लेकिन आता है वो।
थर्ड में कंपनीज की डिटेल याद करनी है, सिक्स में तो डेफिनेशन है। सिक्स तो फिर भी हो जाता है, मैं मानता हूँ यार एक बार पढ़ रखी होगी डेफिनेशन, देख के ऑप्शन देख के याद आएगा ना। थर्ड में याद करना पड़ता है कई बार नाम कौन सा है। यकीन मानिए ये 4 चैप्टर अगर मैं थर्ड और सिक्स को छोड़ दूं 30 मार्क्स कवर कर लेते हैं, 35 भी कर देते हैं कई बार। मतलब वो 2 चैप्टर हैं वो 4 के भी आते हैं, 6 के आते हैं, 10 के भी आते हैं। तो पहले आप 6 को एक बार रीड कर लें, मैंने कहा डेफिनेशन रट्टा मारो, 6 को याद करो, थर्ड को वही चार्ट देख लो जो चार्ट आपने बनाया। तो बेटे आप 40 में से मान लो 37-38 क्वेश्चन आपको समझ आ गए, 2 में जरूरत पड़ी तो हम तुक्का लगा सकते हैं। और जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ एक बार भी आपने कोई चीज रीड कर रखी है जीवन में ना, वो एमसीक्यू देख के नॉकआउट हो जाती है दिमाग के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर गिवन होता है ना, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बीसीके यहां पर समाप्त होता है, समझ रहे बात को। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं बीसीके में एफर्ट्स इको से कम है। इसका मतलब नहीं कि इको को लाइट लेना है, इको को अच्छे से करो, मगर मैं चाहता हूं बीसीके को भी अच्छे से करो, ताकि कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी इको में आती है 1-2 नंबर की, 5 नंबर की, तो बीसीके उसको भी कवर करेगा, बीसीके आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेगा। जिन बच्चों को देखो, जो बच्चा ऊपर है ऑलरेडी उसको समस्या नहीं है, वो और आगे जाएगा भगवान की दया से। जिस बच्चे को डाउट है कि 200 तक पहुंचना मुश्किल है, ये आपको 200 में पूरी हेल्प करेगा, मान के चलेंगे। ठीक है ना बात। तो रिस्पेक्ट द बीसीके, लर्न द बीसीके एंड एंजॉय विद योर बीसीके। टॉपिक यहीं पर अच्छे से समाप्त होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा लीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।